गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 जो कि आपकी फर्स्ट बुक है, थीम 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइन बाय लाइन हमने बुक के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम बुक 2 शुरू करने वाले हैं। थीम 5 जो यानी कि चैप्टर 5 है आपका, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। हम यहाँ से अब अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी आपके व्यूज हों या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो जो आपकी फर्स्ट बुक थी वो 6th सेंचुरी के करीब की टाइम फ्रेम में टाइमलाइन चल रही थी। अब आप थ्रू दी आईज ऑफ द ट्रैवलर यानी कि इसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे या उन लोगों की आईज से यानी कि उनके नजरिए से उनके व्यूज को समझने की कोशिश करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे। और ये हम कब की बात करेंगे? 10th टू 17th सेंचुरी। तो जो हम ट्रैवलर्स की बात करेंगे वो इस टाइम फ्रेम के बीच में ही आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज की तरह एयरवेज नहीं था, या उस टाइम पे कार्स नहीं होती थी जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रैवल जनरली बुल्लक कार्ट में किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे। तो वुमेन और मेन एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते होंगे? काम के लिए। कोई तूफान आ गया या नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया उनके एरिया में और उनको उस जगह से भागना पड़ा। ट्रेडर्स यानी कि जिनको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, मर्चेंट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया सिक्योरिटी के लिए। प्रीस्ट किंग जो अलग अलग प्रीस्ट्स होते थे वो एक जगह दूसरी जगह अपने मैसेजेस को स्प्रेड करते थे। पिलग्रिम्स जो कि तीर्थ मतलब कि जैसे किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं पिलग्रिम्स, जो उनके तीर्थ स्थल होते हैं, उनकी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, उनके ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलर्स जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन ही है कि ट्रैवल क्यों किया जाता होगा। एंड जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ के बिल्कुल तौर तरीके अलग होते हैं। जब आप किसी नई जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ का लैंडस्केप और फिजिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज वो एक नई जगह है। वहाँ के लोग जो कस्टम्स फॉलो करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जिस तरीके की वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल नई होंगी। एंड आपको, क्योंकि अब आपको वहां रहना है तो आपको उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। अब हमें कुछ अकाउंट्स मिलते हैं रिकॉर्डिंग की, यूजुअल, अनयूजुअल एंड रिमार्केबल कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि नो अकाउंट्स जो वुमेन ट्रैवल करती थी उन्होंने ज्यादा कोई अकाउंट्स नहीं लिखे हैं, और या फिर अगर लिखे भी थे तो वो अब सरवाइव नहीं कर पाए हैं। जो अकाउंट्स सरवाइव करे हैं आर ऑफन वेरीड इन सब्जेक्ट मैटर्स। जो भी हमें कौन से अकाउंट्स की बात हो रही है? जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं, जो ट्रैवलर्स ने अकाउंट्स लिखे हैं, उनके मैटर, सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो बेसिकली जिन विषय पे, जिन टॉपिक्स पे बात की गई है वो बहुत अलग है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो किंग का कोर्ट होता था वहां पे किस तरीके से काम चलता था। किसी का फोकस था कि वहां का रिलीजियस इश्यूज क्या थे, वहां के कौन से धर्म फॉलो किए जाते थे, किस रिलीजन में वहां के लोगों के क्या इश्यूज रहे। कोई आर्किटेक्चरल फीचर यानी कि मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग या सुंदर सुंदर जो वहां पे आपको कारीगरी दिखती है, इतनी फाइन तरीके से हमें मॉन्यूमेंट्स पे काम किया हुआ मिलता है, आर्किटेक्चर। तो कुछ लोग उसके बारे में लिखते थे। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि जिसका जो इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल अफेयर्स में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में लिख रहा है, किसी को मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स के बारे में इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में लिख रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर से दिया हुआ है विजयनगर, ये अब आप चैप्टर 7 में भी डिस्कस करोगे। इसकी मैंने 15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो रिविजन की भी बनाई थी विजयनगर की, अगर आप देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। तो इस डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें सिटी ऑफ विजयनगरा का। ये डिस्क्रिप्शन हमें एक
अब्दुल रज्जाक समरकंदी। इन्होंने 15th सेंचुरी में, ये भी एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पे विजिट करे और उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो इन अ फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टिंक्ट लैंड, कोई बहुत दूर नहीं जाता था, जैसे कि मुगल एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम ट्रैवल्ड विद इन द एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर ही इतना बड़ा था कि वो किसी दूसरे लैंड पे नहीं गए। जैसे विजयनगर एम्पायर में जो अब्दुल रजाक थे, अब्दुल रजाक वो कहीं और से आए ट्रैवल करके और वो विजयनगर के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन कभी कभी ट्रैवलर्स अपने ही आसपास के एरिया के बारे में लिखते थे, जैसे कि मुगल एम्पायर के बारे में कुछ ट्रैवलर्स ने लिखा कि उन्होंने एम्पायर के बारे में क्या देखा, एम्पायर किस तरीके से काम करता था, वहां पे क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो वहां के लोकल ट्रेडिशन और अपनी ही लैंड के बारे में लिखते थे कि हमारे यहाँ पे हम इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं। तो ट्रैवल रिकॉर्ड जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लोगों के मिले जो बहुत किलोमीटर दूर दूर ट्रैवल करके गए, कुछ लोगों ने अपने ही लैंड के बारे में भी लिखा है। तो इस जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 ट्रैवल रिकॉर्ड्स को देखेंगे। एक हम देखेंगे अल बिरूनी, जो कि एक ट्रैवलर थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। दूसरा हम देखेंगे इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे। और तीसरे हम देखेंगे फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस बर्नियर। इन तीनों का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो अलग है। अल बिरूनी सबसे पहले 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता 14th सेंचुरी में और फ्रेंचमैन 17th सेंचुरी में। तो हम इस पूरे चैप्टर में इन 3 लोगों के ट्रैवल रिकॉर्ड देखेंगे कि उन्होंने उज्बेकिस्तान से जब वो आए, जब वो मोरक्को से आए, या जो फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस बर्नियर जब वो फ्रांस से आए, तो इन तीनों ने इंडिया के यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपने वतन से, यानी कि अपने लैंड से, जहां से भी वो आए थे, उन्होंने वहां से भी कंपेयर किया। ये तीनों जो आप ट्रैवलर्स को देखोगे तो इनकी बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, ये अपने अलग कल्चर, अपने अलग इन्वायरमेंट से इंडिया आए और इन्होंने इस कल्चर और इन्वायरमेंट में एवरीडे प्रैक्टिसेस में उनको क्या अलग लगा और यहाँ पे क्या उनको ऐसी चीजें लगी जो उन्होंने रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले हम अल बिरूनी एंड किताब उल हिंद, हम यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि ट्रैवल रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा। देखते हैं इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है और इनको क्या सही लगा। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है इनकी जर्नी का, ख्वारिज्म टू पंजाब। तो अब आप पंजाब वाला एरिया, जो कि हमारी कंट्री के वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, उस जगह से अगर आप देखेंगे तो ख्वारिज्म, जो कि उज्बेकिस्तान में है आज की डेट में, अल बिरूनी was born in 973। ख्वारिज्म जो कि आज की डेट में उज्बेकिस्तान में है। ख्वारिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था पढ़ाई का, वहां पे लोग लर्न करते थे अलग अलग चीजें, और अल बिरूनी को भी बेस्ट एजुकेशन मिली उस वक्त की जो उनको मिल सकती थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल बिरूनी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत। ऑल्दो उनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन वो प्लेटो और अदर ग्रीक फिलोसोफर्स के जो वर्क थे उनको जानते थे, क्योंकि अरेबिक ट्रांसलेशंस में उन्होंने इन सब चीजों को पढ़ा था। तो अब आप समझ रहे हो कि उनको ग्रीक नहीं आती, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, तो उनको काफी आइडिया है हर फिलोसफी का। तो आप देख रहे हो वो कितने लर्नेड थे। अब 1017 टाइम फ्रेम में सुल्तान मोहम्मद इन्वेडेड ख्वारिज्म। जब भी कोई किंग या कोई इन्वेडर, किंग तो नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भी, इन्वेडर कहूंगी मैं, क्योंकि मोहम्मद की बात हो रही है। तो जब भी कोई मोहम्मद गजनी जैसा कोई भी इन्वेडर इन्वेड करता था, तो उनका क्या मोटिव होता था कि जो भी बेस्ट या जो भी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, अच्छी अच्छी आर्किटेक्चरल चीजें हैं, उनको देखने को मिलती थी, तो वो सोचते थे कि वहां के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने चीजें बनाई हैं, मैं उनको अपने साथ ले जाऊं, कि वो जो मेरी कैपिटल है या जो मेरा लैंड है वो वहां पे ये सब बनाए। तो ऐसे ही जो भी उस जगह की बेस्ट चीजें होती थी, जैसे कि उनको पोएट्स, बड़े अच्छे कैलीग्राफिस्ट, जो इतनी ब्यूटीफुल उस वक्त कैलीग्राफी चलती थी बहुत ज्यादा, पेंटर्स हो गए,
पोएट्स, म्यूजिशियंस, वर्कर्स, आर्टिसंस, कोई भी जो बेहतरीन उनको मिलता था वो उन्हें अपने साथ ले आते थे। तो यही चीज ख्वारिज्म यानी कि उज्बेकिस्तान में जब मोहम्मद ने अटैक किया तो अल बिरूनी को वो अपने साथ ले आए। अब अल बिरूनी गजनी आ गए। ग्रेजुअली गजनी में उनको पसंद किया जाने लगा एंड उन्होंने अपनी लाइफ वहीं स्पेंड की अंटिल हिज डेथ 70 इयर्स के अराउंड तक। अब गजनी में अल बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ डेवलप हुआ। संस्कृत, क्योंकि उनको पहले से हमने देखा कि उनको आती थी, तो वो संस्कृत में जो इंडिया ने एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया है, मैथमेटिशियंस जो हमारे यहाँ के थे उन्होंने जो काम किया, जो मेडिसिन में हमारे यहाँ पे काम हुआ था, वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना शुरू किया 8th सेंचुरी में अल बिरूनी ने। पंजाब जब गजनविद एम्पायर यानी कि जो मोहम्मद गजनी के एम्पायर का हिस्सा बना, तो लोकल पॉपुलेशन ने हेल्प एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अल बिरूनी ने काफी टाइम, उस वक्त जब पंजाब गजनविद एम्पायर का पार्ट बना, उस टाइम पे अल बिरूनी ने बहुत टाइम प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स जो ब्राह्मण थे उनके साथ वक्त बिताया, एक बेहतर तरीके से संस्कृत सीखी। यानी कि उनको संस्कृत अभी तक नहीं आती थी, उन्होंने बाद में संस्कृत सीखी और हमारे यहाँ के रिलीजियस जो वेद वगैरह होंगे या तो वो पढ़े होंगे या उपनिषद पढ़े होंगे, हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स पढ़ने शुरू किए। तो उन्होंने अभी तक अरेबिक ट्रांसलेशंस पढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसलेशन करनी शुरू की, मतलब उनको पहले से आती होगी और उन्होंने और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब ट्रैवल लिटरेचर was already accepted part of Arabic literature from the time by the time he wrote. तो अब जब उन्होंने लिटरेचर लिखी तो उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि कैसे वो इतनी दूर से यहाँ तक आए और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बताया। तो अल बिरूनी बिफोर 1500 many other outside India may have done so. काफी लोग ऑलरेडी इंडिया के बारे में जानते थे जब अल बिरूनी ने उनके बारे में लिखना शुरू किया। तो जो अल बिरूनी ने लिखा वो थी किताबुल हिंद, अल बिरूनी ने लिखी और ये अरेबिक भाषा में लिखी, बहुत सिंपल और ल्यूसिड वॉल्यूमियस टेक्स्ट। ये 80 पेजेस में डिवाइडेड था। तो अगर आपको किताबुल हिंद पे एक शॉर्ट पैराग्राफ आए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पहली बात ये अरेबिक में लिखी गई, दूसरा इसमें 80 चैप्टर्स थे जिसमें कुछ रिलीजन पे बेस्ड थे, कुछ फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, हमारे यहाँ के कस्टम, सोशल लाइफ, अलग अलग जो वेट के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मेजरमेंट के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं और हमारे यहाँ के कानून और हर तरीके की चीजें जो उनको लगी, उन्होंने इन सब चीजों को 80 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। जनरली अल बिरूनी ने एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हर चैप्टर में कि जिसमें एक बिगिनिंग होती थी जो एक क्वेश्चन से शुरू होता था और बाद में वो पूरा डिस्क्राइब करते थे और फिर कंक्लूजन में वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यताओं को कंपेयर करते थे हमारे यहाँ के एरिया से जो उन्होंने लिखा। Some present day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation. अब देखिए ये तो अब हर स्कॉलर की अपनी एक सोच है। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं क्योंकि उनकी एक मैथमेटिकल ओरिएंटेशन थी, मैथमेटिकल सोच रखते थे तो उन्होंने इस तरीके से लिखा। तो वो उनका अपना एक स्टाइल था लिखने का कि पहले क्वेश्चन से शुरू होता था और फिर बाद में वो पूरा डिस्क्राइब करके एक कंक्लूजन दिया करते थे। अल बिरूनी ने अरेबिक में लिखा और उनका जो उन्होंने जो लिखा वो काफी लोगों तक बात स्प्रेड हुई एंड ही वॉज फेमिलियर विद द ट्रांसलेशंस। तो उनको संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट को उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया। तो उनको ये सब भाषा भी संस्कृत, पाली, प्राकृत आती थी तभी उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया और काफी सारे वर्क को वो ट्रांसलेट करते रहे और धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव भी किया। Which of these texts were written and clearly wanted to improve on them? तो बिल्कुल अच्छे से
ये ट्रांसलेशन करते थे और उनको बीच बीच में इम्प्रूव भी करते थे। तो ये हम अल बिरूनी की बात कर रहे थे। इसमें आपको बेसिकली अगर अल बिरूनी का शॉर्ट नोट में आए तो आपको इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए, लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो इनको आती थी, और स्पेशली अरेबिक तो आपको पता ही होना चाहिए कि इन्होंने लिखा है। दूसरा, उन्होंने कैसे गजनी एम्पायर में जब पंजाब पार्ट बना गजनविद एम्पायर का, तो उन्होंने कैसे वहां के ब्राह्मण से संस्कृत और अलग अलग टेक्स्ट की ट्रांसलेशन समझी। इनको प्रकृत पाली और वो सब भाषा भी आती थी और इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया उनके टेक्स्ट को। इनकी जो बुक का हर चैप्टर 80 चैप्टर्स थे, उनका एक पैटर्न था। कुछ कुछ में पहले क्वेश्चन था, फिर उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद एंड में एक कंक्लूजन होता था। तो आपको बस यही कुछ बातें पता होनी चाहिए। और ख्वारिज़्म जो कि उज़्बेकिस्तान कहा जाता है आज की डेट में, ये पूरा और उनकी एक जर्नी थी जो उन्होंने बताई थी। तो ये पूरा बस इतना ये शॉर्ट ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है कि यही बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे। इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवल। अब इब्न बतूता एक सेकंड ट्रैवलर की अब हम बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है रिहाला, ठीक है। तो ये भी अरेबिक में लिखी थी। यहाँ के हमारे जो सोशल और कल्चरल लाइफ है कि हमारे क्या कल्चर हैं, लोगों का रहन सहन, लोग कैसे अपना लाइवलीहुड, लोगों का डेली रूटीन क्या है, जो भी चीजें उनको जरूरी लगी 14th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखा। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, टेंजियर में ये बॉर्न हुए। तो ये अब इनका इंट्रोडक्शन है। काफी रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इस्लामिक रिलीजन लॉ या जो शरिया कहा जाता है उनकी इनको बेहतरीन नॉलेज थी। इब्न बतूता ने नॉलेज, लिटरेसी और स्कॉलास्टिक एजुकेशन रिसीव कर ली थी जब ये काफी यंग थे। अनलाइक अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, इब्न बतूता ने ट्रैवल करके एक्सपीरियंस को गेन करने का फैसला लिया। टू बी मोर इम्पोर्टेंट सोर्स, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुद ट्रैवल करके बुक मतलब अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बुक से ज्यादा ट्रैवल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, काफी फार ऑफ प्लेसेस वो गए, उन्होंने नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया। इंडिया वो आए 1332 से 1333 इस टाइम फ्रेम में। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि 1332 से 1333 के बीच में वो इंडिया आए थे। पिलग्रिमेज ट्रिप मेक्का, जो कि मक्का मुस्लिम्स की एक पिलग्रिमेज प्लेस है, वो वहां के लिए तो वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे। सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, आप देख रहे हो फ्यू प्लेसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो देख सकते हो आप कितनी सारी प्लेसेस वो ट्रैवल कर चुके थे और वो इंडिया फिर इस टाइम में आए। ट्रैवलिंग ओवरलैंड सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, वो वहां रिसीव हुए और उन्होंने वहां मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, उनके बारे में सुना और सुना कि वो कितने जेनरस हैं आर्ट्स और लेटर्स के, मतलब वो जो वहां की चीजों को, मतलब रेपुटेशन एज अ जेनरस पेट्रन आर्ट्स एंड लेटर्स, जो वहां की चीजें होती हैं वो उनको बहुत ज्यादा पैटर्नेज करते हैं। अलग अलग जैसे में देखा होगा जब बहुत खूबसूरत कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना देता है तो राजा खुश होकर उनको अपनी कोई ज्वेलरी दे देते हैं। तो इन अ सिमिलर वे उन्होंने सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसे ही हैं। तो वो दिल्ली आए। सुल्तान उनके काम से, उनकी स्कॉलर्स, उनकी जो नॉलेज थी उससे बहुत इम्प्रेस हो गए और उनको काजी या फिर जिसको जज कहा जाता है वो अपॉइंट कर दिया था। काफी साल वो इसी पोजीशन में रहे। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि किंग सुल्तान थे उनके और इनके बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई एंड इनको प्रिजन में डाल दिया गया। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो बाद में वो फिर और आगे ट्रैवल करने चले गए। तो वो चाइना, जहाँ पे मंगोल रूलर्स थे, वो वहां पे भी गए और उन्होंने फिर दोबारा से वो ट्रैवल किया। एंड ये बेसिकली उनकी एक नई असाइनमेंट थी। इब्न बतूता प्रोसीडेड टू मालाबार कोस्ट, सेंट्रल इंडिया से होते हुए वो मालाबार चले गए, मालदीव्स के एरिया में वो गए एंड 18 मंथ्स तक वो वहां पे काजी की तरह रहे एंड फिर वो श्रीलंका चले गए।
तो आप देख सकते हो कि वो कितना ट्रैवल कर रहे थे। हिज मिशन वाज टू चाइना, वो विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल। शिप में वो ट्रैवल किया एंड ये ट्रैवल हमें आज सुनने में शायद बहुत इजी लग रहा है, बट उस वक्त कोई एयरवेज नहीं होता था, इतनी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ट्रैवल करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। एंड ट्रैवल के बीच में कितनी बार थीव्स या जो हम लुटेरे कहते हैं वो भी आ जाते थे, तो सिक्योर नहीं होता था ट्रैवल करना। तो बहुत सी चीजें होती थी, जब तब भी उन्होंने इतना ट्रैवल किया। फिर वो चाइना गए, जो कि बीजिंग आज कैपिटल है, लेकिन वो वहां रहे नहीं और फिर वापस 1347 में वो वापस आ गए। अब उनके जो अकाउंट्स हैं, जो उन्होंने भी अरेबिक में लिखे, वो बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं मोरक्को का। जो वो चाइना गए, कभी कभी इंडिया से भी उन्होंने कंपैरिजन किया है अपने होमलैंड जो मोरक्को से। इब्न बतूता अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो यहाँ के कल्चर, लोगों के आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज की, उन्होंने वो सब चीजें, जो पूरे वो इतनी जगहें वो घूमे, उन्होंने उन सब चीजों को लिखा। इब्न बतूता को 40 डेज लगे मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करने के लिए, 50 डेज सिंध से। ये मुल्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी आज पाकिस्तान का पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इतना लंबा वक्त हम आज कुछ आवर्स में ट्रैवल कर लेते हैं, या मैक्सिमम अगर आप ट्रेन से भी ट्रैवल करो तो आपको 10-10 दिन या 40 डेज नहीं लगेंगे। तो उनको ट्रैवल करने में कितने लंबा टाइम लगता था, तो उनके जो रिकॉर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं, उन्होंने उसमें ट्रैवल का जो टाइम लगा उनको, ये वो दर्शा रहा है कि मैंने आपको बोला ही था कि ये इतना ईजी नहीं होता, आपको बहुत लंबा टाइम ट्रैवल करने में लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा रूट है मुल्तान से यहाँ ऐसे होते हुए दिल्ली आना। ये हमें मैप में बहुत छोटा एरिया लग रहा है, बट दरअसल ये बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पे ट्रैवल करने में उनको 40 से 80 डेज लग गए। एंड ट्रैवलिंग वॉज मोर इनसिक्योर, जैसे मैंने आपको बोला कि थीव्स वगैरह, क्योंकि आप जब ट्रैवल करो तो आप अपने साथ कुछ मनी, या उस वक्त तो मनी नहीं होती थी, तो कुछ गोल्ड या कुछ ज्वेलरी जैसी चीजें रखोगे, या कुछ सिक्के जो आप दे के कुछ सामान ले सको। तो इसीलिए रॉबर्स, जो कि लुटेरे होते थे, वो कितनी बार आके अटैक कर देते थे, और उन्होंने ही प्रेफर्ड कि वो कारवां यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इकट्ठे ट्रैवल करें। बट ही डिड नॉट डिटर हाईवे रॉबर्स वाइल ट्रैवलिंग मुल्तान से दिल्ली, जो कि यहाँ पे मुल्तान है और यहाँ दिल्ली है। जब वो यहाँ मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे, तो उनके कारवां को, जिसमें बहुत सारे लोग थे, उन पे अटैक कर दिया था, और उनके कितने सारे फेलो ट्रैवलर्स जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपनी लाइफ भी लूज कर दी। जो बच गए, और जैसे कि इब्न बतूता बच गए, वो काफी वुंडेड यानी कि वो घायल हो गए थे। तो ये बहुत सिक्योर नहीं होता था ट्रैवल करना, क्योंकि सबको पता होता था, जो थीव्स या रॉबरर्स होते थे, थीव्स तो नहीं, लुटेरे कहते हैं उनको, जो उनको पता होता था कि इनके पास कुछ तो होगा, एंड वो उसके लिए अटैक करके इवन मार दिया करते थे। तो इट वॉज नॉट अ वेरी सिक्योर थिंग टू ट्रैवल। तो उन्होंने इतना ट्रैवल किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब हम आगे देखेंगे कि इब्न बतूता ने जो ट्रैवल किया और वो कैसे वापस आए, और उनकी जो बुक्स, उन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं, और उन सब के बारे में हम आगे एनालाइज करेंगे। तो अभी हमने 2 ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, आगे इनके बारे में और भी आपके चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बुक से लाइन बाय लाइन मार्क कर लीजिएगा, खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा एम है आपको लाइन बाय लाइन समझाना, एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक लाइन पढ़ूं और समझाऊं, ताकि आपको प्रॉपर, वो जो कहते हैं ना कि एक एक लाइन कुछ मिस ना हो जाए, और आपको एक कहानी पता चल जाए कि अगर आप रिवाइज ना भी करो, आपको फिर भी आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन रहे। वैसे तो रिवाइज जरूर करना चाहिए, और कुछ भी हो आगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।